दोस्तों नमस्कार। कॉरपोरेट सरकार के इशारे पर, आरबीआई सरकार के इशारे पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार के अनुकूल, इस देश के संवैधानिक संस्थानों की पूरी लकीर सत्ता के अनुकूल, इस देश के भीतर मीडिया की पूरी भूमिका सत्ता के साथ, बावजूद इसके 11 बरस में पहली बार मौजूदा मोदी सत्ता के सामने यह संकट है कि राजनीतिक तौर पर वह कैसे आने वाले वक्त का सामना करेगी। आपके जहन में इस वक्त यह सवाल होना चाहिए, क्या वाकई कोई संकट भारत की राजनीतिक स्थितियों को लेकर बड़ा होते चला जा रहा है? क्या वाकई भारतीय राजनीति के भीतर आने वाले वक्त में एक व्यापक परिवर्तन नजर तो नहीं आ रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ दो बातों से इशारा तो मिल जाएगा। एक तो भारत की अंदरूनी राजनीति इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के निशाने पर है, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जरूरत भारत के भीतर एक ऐसी सत्ता की है जो उसके अनुकूल काम करे। तो क्या मोदी सरकार इस वक्त अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप के अनुकूल काम नहीं कर रही है, या फिर पश्चिमी देशों की राय जो भारत को लेकर है, इस दौर में क्या स्थिति बिगड़ गई है? हमें लगता है इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा और उसके बाद जरा इस बिसात पर एक नजर डाल लीजिए। पार्लियामेंट सोमवार से शुरू हो रही है। पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक टेबल लगाकर कुर्सी आर पार बैठकर नहीं हो रही है, यह ऑनलाइन बैठक है। यानी जो जहां पर है वहीं से इस बैठक में जुड़ जाए। जो जहां पर था उस हालात ने मजबूर किया था कि सभी अपने अपने हालातों को छोड़कर एक साथ जमा हो जाएं और इंडिया गठबंधन बना दें। सबने मिलकर बना दिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज की बैठक ऑनलाइन व्यवस्था करनी पड़ी, यानी हर कोई अपना अपना वक्त निकाल ले। यह पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, जिस तरीके से एनडीए के भीतर के छत्रप या राजनीतिक दलों की भूमिका है, उसमें हर किसी ने देखा कि शिवसेना की क्या गत हुई। शिवसेना टूट गई। टूटी हुई शिवसेना को अधिकार इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। बीजेपी पीछे खड़ी हो गई और ओरिजिनल शिवसेना दरकिनार हो गई। अकाली दल का भी बहुत कुछ ऐसे ही हुआ। नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड का यह आखिरी चुनाव है जो कि नवंबर में होना है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड कहां पर होगी, किस रूप में होगी, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन जब किसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री ना हो तो उससे जुड़े सांसदों की हैसियत कम से कम राजनीतिक सौदेबाजी को लेकर इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी मजबूत अपने व्यक्ति के सीएम रहने के दौरान होती है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर के बाद जनता दल यूनाइटेड के जो 12 सांसद हैं वो कहां पर खड़े होंगे ये बताने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में व्यापक राजनीतिक परिवर्तन में बीजेपी के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद किसके हिसाब से चलेंगे, क्या इसको बताना चाहिए? और अगर एनडीए के भीतर चिराग पासवान भी खुद को टटोल रहे हैं तो चिराग पासवान बीजेपी और संघ की उस थ्योरी में फिट बैठते नहीं हैं जिस थ्योरी को बीजेपी इस देश में लागू करना चाहती है। अपने अनुकूल वैचारिक तौर पर और मुद्दों के आसरे खुद को खड़ा रखना चाहती है। चिराग पासवान जिस समाज से आते हैं उस समाज का दायरा दरअसल मंडल कमीशन के दौर से जुड़ा हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो प्रभावित करता है। तो क्या वाकई ऐसे में कोई ऐसा शख्स बिहार का मुख्यमंत्री होगा आने वाले वक्त में जो कि अखिलेश यादव के पीडीए और तेजस्वी यादव के यादव मुस्लिम गठबंधन के साथ जो आवाज राहुल गांधी पिछड़ा तबके को लेकर लगाते हैं, सब कुछ धराशायी हो जाए? और चूंकि चुनाव आखिरी मापदंड होता है तो क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो ऊंची जाति का हो?
एक छुपा हुआ नाम आप प्रशांत किशोर का ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे भी भूल जाइए। अगला सवाल यह है, इस दौर में चंद्रबाबू नायडू एक बात तो समझ चुके हैं, सब कुछ उनके अनुकूल नहीं होगा। राजनीतिक सौदेबाजी में उन्हें जो चाहिए उन्हें मिलेगा, लेकिन बीजेपी अपने पंख को और फैलाएगी, अपने पैर को आगे बढ़ाएगी और अपनी पार्टी को संगठित तौर पर और सांसदों के तौर पर वह विस्तार चाहेगी। तो उम्र एक लिहाज से आंध्र प्रदेश के पास भी उतनी ही है जितनी इजाजत दिल्ली देगी। यह तो पहले राउंड का खेल है। दूसरा राउंड इसके बाद शुरू होता है, जो इंडिया गठबंधन के भीतर झांकना शुरू करता है। अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर कह चुके हैं, उनकी पार्टी ने कह दिया है, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। वह भी संकट में थे, या ये देश के सामने जो मुद्दे थे वह भी संकट में थे, और वह भी इंडिया गठबंधन के साथ आए। मुद्दे जस के तस हैं, परिस्थितियां और बुरी हुई है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल नहीं है। उद्धव ठाकरे खुले तौर पर बातचीत लगातार देवेंद्र फडणवीस से कर रहे हैं, और बीजेपी भी चाह रही है, और शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे के भीतर भी एक आवाज तो है कि उनकी अपनी पहचान उस हिंदुत्व को लेकर कहीं धूमिल हो चुकी है, जिस हिंदुत्व की छवि बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति और खासतौर से मुंबई के भीतर जो सियासी जमीन बनाई, उसकी विरासत को संभालते वक्त उद्धव ठाकरे के पास अगर वो जमीन ही नहीं बचेगी तो फिर आने वाले वक्त में आदित्य ठाकरे किस जगह खड़े होंगे वह भी नहीं जानते हैं। और बीजेपी इस हकीकत को जान गई कि दरअसल जो उनका कोर विषय है, जो हिंदुत्व के आश्रय चलने की राय है, उसमें एकनाथ शिंदे फिट नहीं बैठेंगे। एकनाथ शिंदे सौदेबाजी के तहत आए हैं, और राजनीतिक सौदेबाजी से निकलकर वह एक ऐसी वसूली परिस्थिति में जा चुके हैं जहां पर उनके अपने मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस भी कई मौकों पर यह कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल वसूली तो अब असल में एकनाथ शिंदे की शिवसेना कर रही है। तो उनके सामने भी एक चुनौती है कि हिंदुत्व के रास्ते उद्धव ठाकरे को ही साथ ले लें, और उद्धव ठाकरे के सामने भी एक मुश्किल हालात है। अभी तक जिस रास्ते पर चले, जिस तर्ज पर चले, उसमें वह भी अध्ययन करने लगे हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें कांग्रेस समर्थन दे रही थी और राज्य में जो काम होना था वो हो नहीं पा रहा था। यह दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इसके आगे का निकल के आता है, जो सीधे सीधे तेजस्वी और अखिलेश यादव से जुड़ता है, जहां पर उनकी अपनी राजनीति मंडल 1 और मंडल 2 के आश्रय निकल पड़ी है। मंडल 1 का मतलब है कि पिछड़ा तबका, और मंडल 2 का मतलब है आर्थिक तौर पर आर्थिक मुद्दों के आश्रय सरोकार और सहकार जताते हुए सत्ता और इस देश की व्यवस्था में भागीदारी उस तबके को दे देना जो हाशिए पर है। लेकिन चुनाव अगर आखिरी मापदंड इस देश के भीतर होता है तो बिहार के चुनाव वाकई मायने रखेंगे। और इसके बाद आखिरी सवाल जुड़ता है ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी मजबूत छत्रप के तौर पर 2014, 2019, 2024 हर वक्त मौजूद रही और विधानसभा में भी मौजूद रही। उनकी चुनौती को तोड़ने का मतलब बहुत साफ है, बिल्कुल अपने अनुकूल वोटर लिस्ट से लेकर लगभग 3% वोट एक झटके में अपने अनुकूल कर लेना, जिसमें ममता बनर्जी धराशायी हो जाए, क्योंकि 3% में ही वो धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि जो नेक टू नेक की स्थिति बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। शायद इसीलिए यह एक ओपन पॉलिटिक्स का नायाब खेल है। लेकिन जो लौटिया पुराने सवाल पर, जहां से बात शुरू हुई थी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि भारत की अंदरूनी राजनीति प्रभावित हो रही है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भारत के भीतर की राजनीति को प्रभावित करना एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इस दायरे के भीतर में क्या वाकई भारत में राजनीतिक बदलाव की दृष्टिकोण, जिसका जिक्र बार बार कहीं ना कहीं मोदी सरकार से जुड़ जाता है, तो उसमें भी दो रास्ते इस दौर में लगातार
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देसी राजनीति के भीतर टटोले जा रहे हैं। पहला रास्ता तो यह है कि वाकई बीजेपी के भीतर से कोई ऐसा शख्स निकल कर आता है जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के बीच आकर खड़ा हो जाए। आता है कोई? और दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर बीजेपी बहुमत में नहीं है, 240 सीटों के साथ है, और कांग्रेस बीजेपी या कहें मोदी की अल्टरनेटिव के तौर पर किसी को भी सामने लाने को तैयार है, तो क्या वो नाम चंद्रबाबू नायडू का है? और चंद्रबाबू नायडू एक बात समझ चुके हैं कि अगर पूरी राजनीति को समझना और खेलना है, वक्त बहुत कम है। बिहार चुनाव से पहले ही यह सब कुछ करना होगा। तो क्या उस दिशा में भारत की राजनीति जा सकती है जहां पर एक बार फिर एक तरीके से याद कीजिए देवेगौड़ा का दौर, या देवेगौड़ा के बाद याद कीजिए उस समय एक दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, 2 बरस की भारत की यह सत्ता, या फिर याद कर लीजिए वीपी सिंह को, याद कर लीजिए चंद्रशेखर को। यानी कांग्रेस और बीजेपी से हटकर आप किसी भी राजनीतिक दल को याद कर सकते हैं जिसको बाहर से समर्थन मिला हो और उसकी सत्ता चल रही हो। वीपी सिंह को तो बीजेपी ने समर्थन दिया था, लेकिन बाकी वक्त कांग्रेस का समर्थन था। क्या वाकई ऐसी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत अब वेस्टर्न कंट्रीज को भारत में एक गारंटी चाहिए और उस गारंटी को कोई चुनौती दे रहा है, और जो चुनौती दे रहा है वो पसंद नहीं है, या फिर एक नया टकराव भारत की अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी अर्थव्यवस्था और उन सब के बीच बीते 11 बरस के आर्थिक उपायों को आगे बढ़ाना, साथ लेकर चलना, या अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के तौर पर अब उसके सामने नतमस्तक हो जाना। 2 परिस्थिति है। पहली परिस्थिति, क्या इस पार्लियामेंट का सेशन जो शुरू होगा सोमवार से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे 2 ही हैं। एक मुद्दा है अमेरिका के साथ डील होगी या नहीं होगी, दूसरा मुद्दा है चीन के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। यह दोनों परिस्थिति ऐसी है जिसका जवाब प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। तो एक मैसेज तो बहुत साफ है कि पार्लियामेंट चलती रहे या पार्लियामेंट शोर शराबे में गायब हो जाए। प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं देगा। और दूसरी परिस्थिति इसके साथ है, इस दौर में सत्ता बरकरार हर हाल में बीजेपी की रहनी चाहिए। ऐसे में बड़े घटनाक्रम आपको इसी पार्लियामेंट के सेशन में नजर आने वाले हैं। उसमें आप कह सकते हैं नीतीश का कमजोर होना और गायब हो जाना, चंद्रबाबू नायडू का खुद को मजबूत बरकरार रखना और सौदेबाजी की दिशा में एनडीए के भीतर या फिर एक नए थर्ड फ्रंट की दिशा में बढ़ जाना, उद्धव ठाकरे का अपना हिंदुत्व छवि के आश्रय और बीजेपी के साथ खड़े होकर पारंपरिक राजनीति के रास्ते पर चल पड़ना, या फिर इसी तरीके से संघर्ष करना। और इन सब के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए राजनीतिक प्रयोग इसलिए बीजेपी को करने हैं क्योंकि पहली बार कांग्रेस के भी राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति के अनुकूल लगते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति के अनुकूल लगते हैं। यानी शिकंजा राजनीतिक तौर पर कसना है इन 2 नेताओं को लेकर, या फिर कसा जा चुका है। इसीलिए क्या दोनों जान चुके हैं कि परिस्थितियां प्रतिकूल है, क्योंकि इस कड़ी में जो नहीं संभल रहे हैं उनकी जुबान पर क्या है, और अगर उनकी जुबान पर जो बातें हैं वो बातें उस कॉरपोरेट से टकरा रही है जिस कॉरपोरेट की जरूरत मौजूदा राजनीतिक सत्ता को है, तो फिर भूपेश बघेल के बेटे जेल क्यों गए? रॉबर्ट वड्रा का नाम एक झटके में चार्जशीट में, जो बीते 11 बरस तो इनकी सत्ता रही, उससे पहले बीजेपी इस मुद्दे को 4 साल से उठाती रही या कहीं 6 साल से उठाती रही, यानी 2 दशकों से यह मामला चला आ रहा है। इस दौर में ही उसी वक्त चार्जशीट में रॉबर्ट वड्रा का नाम आया। भूपेश बघेल के बेटे चले गए जेल, ईडी जेल ले गई। हेराल्ड केस खोलकर और हेराल्ड केस के तहत शिकंजा कसने की तैयारी राहुल गांधी पर है। हेमंत सोरेन
स्टालिन यानी डीएमके, शरद पवार कितना मायने रखते हैं। शरद पवार के रिश्ते कॉरपोरेट के साथ बहुत प्रगाढ़ हैं और उन्हीं कॉरपोरेट्स के साथ प्रगाढ़ हैं संबंध जिनके संबंध बीजेपी के साथ हैं। तो शरद पवार तो उस राजनीति में माहिर हैं जिसमें हर कुछ उनके अनुकूल रहे, गवर्नेंस के तौर पर और शायद क्राइम को लेकर भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल होगा, जो उनके अपने कोऑपरेटिव्स का सवाल था इससे पहले, सभी चीजें गायब हो जाएंगी, उससे आप कुछ नहीं इनकार कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को लेकर भी है। अजीत पवार की राजनीति भी बीजेपी और उद्धव ठाकरे के जुड़ने के बाद उनकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, न मुद्दों को लेकर न संख्या को लेकर। यानी क्या एक झटके में भारत की राजनीति दोबारा से 2014 से पहले की परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी? उससे पहले जब कांग्रेस से हटकर थर्ड फ्रंट की सोच थी, वो सोच इस दौर में बनने लगेगी। यानी एक तरफ कांग्रेस होगी जो चाहेगी कि बीजेपी की सत्ता जाए, मोदी पद से हटे, वह किसी को भी समर्थन देने को तैयार है। दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट यह चाहेगा कि वाकई उसकी सत्ता बन जाए और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे, पॉलिसीगत तरीकों में वो ना घुसे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो जियो पॉलिटिक्स है वो अपने तौर पर चाहेगी इस देश के भीतर उसी की सत्ता बने जो उसके रास्ते पर कहीं कोई दखल आने ना दे, यानी उसके अनुकूल काम करती चली जाए। क्योंकि यह एक सच तो है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की दिशा में जाकर ऐसे मौके पर खड़ी हो गई जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक बाजार के तौर पर देखा जा रहा था और बाजार के भीतर के कॉरपोरेट की ताकत पूंजी के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अगर प्रभावित करने लगी तो इस जियोपॉलिटिक्स में एक झटके में चीन सामने खड़ा है, रशिया उधर खड़ा है, ईरान भी इस दौर में आकर खड़ा हो चला है और ब्राजील इस दौर में अमेरिका के निशाने पर है। दोनों एक दूसरे को निशाने पर लिए, लेकिन दोनों नहीं कहना होगा, अमेरिका के निशाने पर ब्राजील है। तो क्या भारत भी इस दौर में निशाने पर है? यह पूरी जियोपॉलिटिक्स हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करेगी, इस पे बात कल जरूर की जाएगी। लेकिन आज महत्वपूर्ण यह है कि यह जियोपॉलिटिक्स भी भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है और उद्धव ठाकरे यूं ही देवेंद्र फडणवीस से बार बार मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इस दौर में यूं ही चंद्रबाबू नायडू अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। यूं ही इस दौर में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को साथ लेते हुए उनके सांसदों को आने वाले वक्त में अपने साथ खड़ा कर लेगी, यह नहीं होगा। यानी इस दिशा में वो बहुत तेजी से सोच चुकी है। चिराग पासवान क्यों लौट आए दोबारा कि चलिए आपके साथ ही खड़े होंगे, वो समझ गए। राजनीतिक तौर पर उनकी महत्ता इस वक्त एक प्यादे की ही है और उनको अपनी भूमिका को अदा करना है। क्योंकि अगर समूची चुनावी बिसात यानी पॉलिटिकल नहीं, पार्लियामेंट्री नहीं, इलेक्ट्रल बिसात अगर बीजेपी बिछा रही है तो बिहार के रिजल्ट तो आपके सामने अभी से आ जाने चाहिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि पार्लियामेंट शुरू होने के बाद जो मुद्दे, हो सकता है पहलगाम, हो सकता है टेररिज्म, हो सकता है नेशनलिज्म, जिस टेररिज्म और पहलगाम के आश्रय बीजेपी ने राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश खुलकर की, उसकी खुली हवा भारत के भीतर से कम निकली, बाहर से ज्यादा निकली जब जब ट्रंप कुछ बोले और जब जब जिस रूप में बोले। और बोलते बोलते कल यहां तक बोल गए 5 जहाज गिरे हैं। किसके गिरे हैं यह उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक परिस्थिति आपके सामने है। और जो पूरी जियोपॉलिटिक्स भारत की राजनीति को प्रभावित कर रही है उसमें जो 3 महत्वपूर्ण इशू हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। पहली बात, क्या जियोपॉलिटिक्स भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर और मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर बेचैन हो चली है? क्या वाकई अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होनी है वो ट्रेड डील हो नहीं सकती है? क्योंकि जिस रास्ते अमेरिका जाना चाह रहा है उसमें भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी हो, वो इजाजत दे नहीं सकता है जिस डील को अमेरिका चाहता है। और क्या वाकई भारत की राजनीति में पहली बार छत्रपों के पीछे यही जियोपॉलिटिक्स आकर खड़ी हो जाएगी?
और सियासत की बिल्कुल नई बिसात आपको इस पार्लियामेंट के दौर में जो भी कहा जाएगा, जो भी विधेयक लाया जाएगा, जो भी बड़ी भूमिका मोदी और शाह की होगी और जो भी बड़ी भूमिका इस दौर में संघ मोदी के पीछे ही खड़े होकर समर्थन देते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा मोदी के कांधे पर रखकर कहेगा आप ही तय कीजिए, हम पीछे खड़े हैं, तो इसके मतलब मायने अब आप समझ लीजिए। यह बिल्कुल खुली राजनीति है, इतनी ज्यादा खुली राजनीति है कि जिसमें कांग्रेस भी समझ चुकी है कि वो कहां पर खड़ी होगी। अब इंडिया कहने से काम नहीं चलेगा। एनडीए के भीतर जो छत्रपों की मौजूदगी है वह भी समझ गए हैं कि उनकी अपनी जो भूमिका है वो अब सिमट जाएगी। और इंडिया गठबंधन के भीतर जो पूरी पॉलिटिक्स बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर है, उसके तौर तरीके किस तेजी से बदलेंगे यह भी आपको इसी दौर में नजर आना है। यानी यह पार्लियामेंट बहुत से राजनीतिक दल और उनके नेताओं को लेकर जिस दिशा में ले जाना चाहेगा, वो दिशा इस देश की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के उस भविष्य को तय करने वाली है जिसकी कल्पना इससे पहले 2024 के चुनाव तक तो कभी किसी ने की नहीं थी। या एक कदम आगे बढ़ जाएं तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन तक, यानी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक, यह कल्पना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की थी। तो 11 बरस से जिस भारत की पॉलिटिक्स की धुरी नरेंद्र मोदी हैं, वही भारत की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और इंटरनेशनली जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी धुरी भी प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जा चुका है। कल इसके दूसरे एपिसोड में मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।